दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज शनिवार की शाम और हम लेकर आते हैं टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ। सर, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद रवि जी। बिल्कुल। और सर के स्वागत के साथ में हम स्वागत करते हैं हमारे तमाम उन दर्शकों का जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो बाद में जुड़ेंगे। हिंदी साहित्य की समकालीन आलोचना, कविता या संवाद की यदि हम बात करें तो इसे समृद्ध करने के लिए प्रख्यात साहित्यकार, आलोचक प्रोफेसर जितेंद्र जी प्रत्येक शनिवार को किसी नई पुस्तक के साथ हमारे बीच उपस्थित होते हैं। सही रूप में देखा जाए, वर्तमान समय में जब साहित्य केवल पठन तक सीमित नहीं रह गया, इसकी आवश्यकता समाज की चेतना को जगाने के लिए किया जाना आवश्यक है। ऐसे में प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी की दृष्टि और विचार इस कार्यक्रम को नई सोच देते हैं, नई परंपरा और नई शुरुआत के साथ में किताब और पाठकों के बीच एक सार्थक पुल का निर्माण करते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं जिस किताब का, उस किताब का नाम है चुप्पियों के बीच का अंत, डॉक्टर कुमार परिमलेंदु सिन्हा जी की। तो मैं कुमार जी का थोड़ा सा परिचय आपके बीच रखना चाहूंगा। डॉक्टर कुमार परिमलेंदु सिन्हा जी जो कि बिहार से आते हैं, बिहार के रहने वाले हैं। आप की कृतियां जो प्रकाशित हुई हैं जिसमें वित्तीय समावेशन और उसमें हिंदी की भूमिका, नई कविता में इतिहास बोध, आलोचना की किताब चुप्पियों के बीच का अंतराल जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, कविता संग्रह, कविताएं, कहानियां, समीक्षा और बैंकिंग आर्थिक विषयों पर शोधपरक आलेख देश विदेश में समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। आपकी जो संप्रति है, आप भारतीय रिजर्व बैंक में उप महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं, नई दिल्ली में फिलहाल रहते हैं। और इस चुप्पियों के बीच के अंतराल कविता संग्रह के लिए आज हम प्रवेश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के भीतर। मैं सादर अनुरोध करता हूं आदरणीय जितेंद्र सर से कि कृपया वे आज की पुस्तक जिसे उन्होंने चुना है उस पुस्तक पर अपना विचार, अपने प्रकाश डालें। सर, स्वागत है। धन्यवाद रवि जी। और आपने बहुत सुंदर ढंग से परिमलेंदु जी का परिचय दिया। चुप्पियों के बीच का अंतराल। आज मुख्य रूप से हम इसी किताब की चर्चा करेंगे। थोड़ा सा परिचय जो इनकी वित्तीय समावेशन वाली पुस्तक है उसका भी करेंगे, लेकिन बहुत हल्का सा। मुख्य रूप से आज की चर्चा इस कविता संग्रह की ही है। अ, यह पहला कविता संग्रह है कुमार परिमलेंदु सिन्हा जी का। कविताएं वे लंबे समय से लिख रहे हैं। इसे इस तरह समझा जाए कि पहला कविता संग्रह उनके 59वें वर्ष में, यानी कि 60 वर्ष से हम्म। ठीक पहले प्रकाशित हुआ है। सामान्यतः लोग बहुत सारे संग्रह छपवा लेते हैं अपने, तो धीमी गति से ही सही परमलेंदु जी कविताएं लिखते रहे, पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे। कविता के जो गंभीर पाठक हैं, आलोचक हैं, उनकी निगाह हम्म। उनकी कविताओं पर जाती रही। और अब यह उनका कविता संग्रह प्रकाशित है, चुप्पियों के बीच का अंतराल, पाठकों के हाथ में है। थोड़ी बहुत बातचीत आज हम लोग इस पर करेंगे। हम्म। जब मैं इस संग्रह से गुजर रहा था, इस संग्रह की कविताओं को पढ़ रहा था, उन पर विचार कर रहा था, तो मैंने इसे महसूस किया कि करुणा और आलोचनात्मक विवेक के रसायन से निर्मित हैं इस संग्रह की कविताएं। बहुत सुंदर एक तरह से कह सकते हैं संयोजन है इनके वहां करुणा का और आलोचनात्मक विवेक का। जी। एक बिल्कुल शुरुआत में एक तरह से समर्पण वाली जगह पर एक कविता है, इसमें प्रार्थना। तो समर्पण तो है, इस किताब का समर्पण तो इन्होंने किया ही है, लेकिन उसके तुरंत बाद मतलब कविता का जो क्रम है उससे पहले ये कविता आती है। बचा रहे नीला आसमान और सांवली धरती, हम्म। बचे रहे हरे भरे पेड़ और जगमग चांद सितारे, बची रहे गर्मा गर्म रोटी का स्वाद, चूल्हे पर चढ़े अधहन से निकलते भात की खुशबू और घर की औरतों की खनखनाती हंसी। ये सारी चीजें इसी तरह से क्रमशः ये कविता चलती है और अंत में जाती है कि यही प्रार्थना है कि सब कुछ बचा रहे,
और साथ ही बची रहे हत्यारे के भीतर की वह थोड़ी बहुत करुणा, जो किसी आदमी की हत्या करने से पहले उसे रोके, किसी की निर्मम नृशंस हत्या करने से पहले उसके हाथ कांपें, ताकि रोती कलपती औरतों, सिसकते बुजुर्गों और टूअर टापर बिलखते बच्चों से यह दुनिया अभिशप्त होने से बची रहे। यही कवि की वास्तविक कामना हो सकती है, किसी भी कवि की, अच्छे कवि की यही कामना हो सकती है। कविता अनिवार्य रूप से एक मनुष्य धर्मी कार्य है। जो नृशंसता के पक्ष में लिखते हैं वो कवि नहीं हो सकते। मनुष्यता के पक्ष में लिखी गई इबारत ही कविता हो सकती है। और यह प्रार्थना इस बात का संकेतक है कि इस कवि का मन मिजाज कैसा है, उसकी बुनावट कैसी है, वह किन लोगों के पक्ष में सोचता है और किन लोगों के पक्ष में लिखता है। तो ये एक चीज महत्वपूर्ण है। एक कविता है इस संग्रह में, एकलव्य शीर्षक से। आज जब मैं इस कविता को पढ़ रहा था तो मुझे देवेंद्र कुमार बंगाली याद आ रहे थे, केदारनाथ सिंह के समकालीन कवि, गोरखपुर के दलित समाज से आने वाले कवि। उनकी जितनी चर्चा होनी चाहिए थी उतनी चर्चा नहीं हुई, लेकिन विलक्षण कवि और गीतकार थे। एकलव्य पर उनकी कविता, 6वें दशक में वो कविता लगभग उन्होंने लिखी थी कि स्वार्थ जब समान रूप से टकराता है तो हर युग में एकलव्य से सिर्फ अंगूठा मांगा जाता है। तो ये आजादी के बाद के तुरंत बाद के वर्षों में लिखी गई कविता थी। और उसके बहुत वर्षों बाद परिमलेंदु जी ने एकलव्य पर कविता लिखी है। और इस बहाने जो पूरा एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है उसकी आलोचना प्रस्तुत की है, और इस ढंग से प्रस्तुत की है कि आप सोचने के लिए विवश होते हैं, समझने के लिए विवश होते हैं। बहुत सलीके से चुपचाप बिना शोर किए वो ये काम करते हैं। उनकी कविताओं को जब आप पढ़ेंगे परिमलेंदु की, तो आपको दिखेगा कि वे सघन और जीवंत दृश्यों का निर्माण करते हैं अपनी कविता में। ये बहुत सुंदर बात होती है किसी कवि के लिए कि आप कविता में दृश्य निर्मित कर लें, और ये करते हैं परिमलेंदु, और ये मुझे बहुत सुखद लगा। उनके वहां डिटेल्स में भी कविता है। अक्सर कवियों के वहां डिटेल्स जब आते हैं तो वो विवरण लगता है कि सिर्फ विवरण है, कुछ निकल नहीं रहा है। लेकिन बहुत कम कवि होते हैं कि उनकी डिटेल्स वाले हिस्से में भी आपको कविता मिलती है। लगता है कि यह भी कवित्व से भरा हुआ है, यह सिर्फ विवरण नहीं है, यह सिर्फ कविता का विस्तार नहीं है। ये कम हो पाता है लोगों से, लेकिन परिमलेंदु जी यह कर पाते हैं, ये बड़ी बात है। ये डिटेल्स अनुभव के साथ नाभिनाल बद्ध हैं। इनको आप सिर्फ ऐसे नहीं है कि कहीं से उठा लिया, अनुभव के साथ बहुत गहरी संलग्नता इनकी दिखाई देती है। ये मुझे रेखांकित करने वाली बात लगी कि इन कविताओं के संदर्भ में बात की जाए। यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है इन कविताओं को पढ़ते हुए, बार बार आपको इसमें हत्याओं के प्रसंग आएंगे, बार बार आपको ऐसे बहुत सारे जटिल प्रसंग आएंगे कि आपको बिहार की और शेष भारत की भी राजनीति आपको दिखाई देगी इसमें। खासतौर पे बिहार की तो का वह दौर आपको दिखाई देगा इसमें जब अपराध एक सामान्य सी बात हो गई थी। अरुण कमल जैसे कवि ने उसी दौर में लिखा था कि जिनके मुंह में कौर मांस का उनको मगही पान, हत्या हत्या केवल हत्या, हत्या का ही राज। इसको अपनी कविताओं में ले आते हैं परिमलेंदु, रेखांकित करते हैं। संभव है कि ये कविताएं उसी दौर की हों। संग्रह तो अब आया है, लेकिन कविताएं लंबे अवधि में चूंकि लिखी गई हैं तो हो सकता है कि ये उस दौर की ही कविताएं हों। तो ये मुझे महत्वपूर्ण लगा कि यथार्थ जो समय का है उसको दर्ज करने से कवि नहीं हिचकता है, कोई संकोच नहीं करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज लगी मुझे। एक कविता है इसमें मुक्तिबोध की, जो सुप्रसिद्ध कविता है अंधेरे में, उसको पढ़ने के बाद लिखी गई कविता है। यह कविता
हमारे समय का आख्यान रचती है। अंधेरे में तो आजादी के तुरंत बाद के वर्षों का आख्यान है। अ, मुक्तिबोध आने वाले समय की आहट को पहचानने की कोशिश करते हैं उस कविता में, उसका भाष्य करते हैं, और बहुत हद तक वो चीजें सही साबित हुई हैं। परिमलेंदु अपनी कविता में अपना समय रचना चाहते हैं उस कविता के सहारे, और यही सही तरीका भी है कवि को अपना समय दर्ज करने के लिए। सिर्फ अगर मुक्तिबोध की कविता की स्मृति में सिर्फ उसकी प्रशंसा होती तो यह कविता महत्वपूर्ण नहीं बन पाती। यह कविता महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि इसमें अपना समय दर्ज होता है। हम उसे परिलक्षित कर सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं उसे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि परिमलेंदु बिना कहे कि मैं राजनीतिक कवि हूं, बहुत सारे लोग कहते रहते हैं ना कि मैं पॉलिटिकल पोएट हूं, मैं राजनीतिक कवि हूं, नहीं कहते, लेकिन जो लिखते हैं वो राजनीतिक कविताएं हैं। उनमें पूरा स्वर राजनीतिक कविताओं का है। कई कविताएं ऐसी हैं जिन्हें आप घोषित तौर पे राजनीतिक कविताएं कह सकते हैं। और अ, जब आप घोषित राजनीतिक कविताएं न भी लिखें, अगर आप सचेत हैं, विवेकवान हैं, तो यह हो ही नहीं सकता कि आपकी कविता में राजनीतिक संदर्भ न आए। आ ही जाते हैं। उनको आना भी चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो राजनीतिक संदर्भ परिमलेंदु जी की कविता में आते हैं, वे नव निर्माण की आकांक्षा के संदर्भ हैं। जनता के पक्ष पक्षधर कवि के रूप में वो सामने आते हैं। जो वंचित लोग हैं उनके साथ खड़े नजर आते हैं, अपनी पक्षधरता वो दिखाते हैं। एक कविता है उनकी, जुलूस के आखिरी आदमी से। हम्म। जब मैं इसको पढ़ रहा था इस कविता को, तो कविता के कंटेंट में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे गांधी जी का आखिरी आदमी, अंतिम आदमी याद आ रहा था। गांधी जी भी कहते थे कि जब आप कुछ सोचते हो, कुछ करते हो, तो उस अंतिम आदमी के बारे में सोचिए कि उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, आपके निर्णय का, आपके काम का। उस अंतिम आदमी के बारे में सोचते थे। जुलूस में भी जो आखिरी आदमी है, उस बहाने परिमलेंदु बहुत सारे सच सामने रखते हैं, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक जगह वो लिखते भी हैं कि मतलब मुट्ठियां अब भी तनती हैं। इस ढंग की पंक्ति भी उनकी कविता में, बल्कि शायद पहली ही कविता में वो पंक्ति आती है उनके वहां, जहां वो कहते हैं कि आ, आज भी मुट्ठियां लहराती हैं हवाओं में। इस तरह की पंक्ति लिखते हैं वो। तो ये चीजें निकल करके आई हैं। एक बहुत अच्छी कविता इस संग्रह में दाम्पत्य प्रेम की है, देवयानी। पृष्ठ संख्या 34 पर है वो। मुझे बहुत अच्छी लगी ये कविता, और मैं इसका, ये अपनी पत्नी को समर्पित कविता है मिलिंद जी की। देवयानी हरी हरी पत्तियों की ताजगी की तरह, हरी हरी नरम घासों पर पड़ी ओस की बूंदों की तरह, अंजुरी भर शीतल जल की तरह, तुलसी के नन्हे बिरवे की तरह, सूनी सूनी आंखों में पलछिन की आशाओं और धुंधलाते सपनों की तरह प्रेम करता हूं तुम्हें। नीले आसमान का चौड़ा सा वक्ष हो या सांवली धरती की लजाती सकुचाती घूंघट, उर्वर माटी से निकलते अंकुर या कुंवारे वृक्षों के फूटते किसलय, अल्हड़ नदियों की बल खाती लहरें हों या बावरे परिंदों की आवारा उड़ाने, जीवन की हर तस्वीर में कितनी संजीदगी से मौजूद हो तुम, तुम्हें पता ही नहीं। बहुत सुंदर कविता है, बहुत अच्छी कविता है। एक तरह से मतलब इस तरह की कविताओं की बहुत जरूरत होती है। प्रेम कविताएं हम्म। अक्सर द्वितीया के लिए लिखी मिलती हैं। प्रथमा के लिए बहुत कम प्रेम कविताएं हैं हिंदी में। ये अच्छी बात है कि मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि अकाल है। केदारनाथ अग्रवाल ने लिखी हैं, नागार्जुन ने लिखी हैं, निराला के वहां भी है, हमारी पीढ़ी में भी हैं। तो ये चीजें हैं तो यहाँ आती है। और बार बार ये सांवली धरती का जिक्र करते हैं अपनी कविताओं में। ये बहुत सुंदर प्रयोग है। दरअसल जो हमारी धरती है उसका रंग तो सांवला ही है। वो सांवल और
एक तरह से उसकी उर्वरता का भी ये प्रतीक है। तो ये मुझे बहुत लगा कि ये सांवली धरती सीधे साधारण जनता से जुड़ने की भी कोशिश है, अपनी प्रकृति से, अपनी मिट्टी मातृभूमि का मामला तो है ही, सीधे जनता से जुड़ना, कोई उसका उसको अभिजन बनाने की कोशिश नहीं करना, ये एक कवि की जो पक्षधरता है वो दिखाई देती है इसमें। तो ये है एक कविता है इनकी, उन्हें सबूत चाहिए। ये कविता भी मुझे उल्लेखनीय लगी और लगा कि इस पे बात होना चाहिए। कि वो कहते हैं कि लोग, उन्हें सबूत चाहिए कि मैं भूख से आत्महत्या के कगार पर हूँ। भूख, जी हाँ भूख, 21वीं सदी का ऐसा फिनोमिना जिसकी पथराई आंखों में सदियों का कसैलापन मानव सभ्यता के दंभ को जीव दिखाता रहता है। तो ये भी हमारे समय की विडंबना को रेखांकित करने वाली हम्म। कविता है। और मैंने देखा है कि विडंबनाओं की पहचान में कुशल हैं परिमलेंदु सिन्हा, और वही कवि महत्वपूर्ण रच पाता है। मैं बार बार इस कार्यक्रम में भी कह चुका हूं, लिखता भी रहता हूं, हम्म। और लोगों ने भी ये बातें कही हैं कि वही कवि महत्वपूर्ण रच पाता है जो विडंबनाओं की पहचान कर पाता है। चाहे वो राजनीतिक विडंबनाएं हों, चाहे सामाजिक सांस्कृतिक विडंबनाएं हों, या निजी जीवन की विडंबनाएं हों, जो उन पर निगाह रखता है उसको समझ पाता है, उसके वहां बेहतरीन रचनाएं संभव होती हैं, निकल पाती हैं। तो ये एक चीज है। पीछे भी मैंने जिक्र किया, पुनः कहना चाहूंगा कि प्रकृति के साथ गलबहियां करते रहते हैं। उनकी हम्म। लगभग हर कविता में आपको प्रकृति का कोई ना कोई दृश्य दिख जाएगा। एक ऐसे समय में जब पर्यावरण पे बड़ी चर्चा हो रही है, लोग पर्यावरण केंद्रित साहित्य ढूंढ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब अलग से भले ही पर्यावरण केंद्रित कविताएं न हों, लेकिन इन कविताओं में प्रकृति की चिंता है, उसकी सुंदरता की चिंता है, उसको बचाने का आह्वान भी है। तो एक महत्वपूर्ण चीज है कवि कर्म, परिमलेंदु सिन्हा का जो है उसका महत्वपूर्ण पक्ष है, यह देखना चाहिए। एक कविता है इनके वहां, प्रश्न करती स्त्री। कोई मतलब बड़बोलापन नहीं, बहुत धीरे से वे प्रश्न करती स्त्रियों को केंद्र में ले आते हैं और दिखाते हैं कि कैसे प्रश्न करती स्त्री बहुतों को अच्छी नहीं लगती और बहुतों को अच्छी लगती है। उसका होना कितना महत्वपूर्ण है। निर्भया कांड जो हुआ था उसको समर्पित भी एक बहुत विवेकशील मनुष्यधर्मी कविता इस संकलन में है। जो प्रश्न करती स्त्री है, अ, उसको उसमें मैं देख रहा था, नकारने की हिम्मत करती, अस्वीकारने की जरूरत करती, भय रहित, संशय रहित स्त्री कितनी अच्छी लगती। ये कितनी ये सारी चीजें हैं इसमें कि इनको मतलब ये नई बात है। ये प्रश्न करती स्त्री अच्छी लगती है। लंबे समय तक तो यही सिखाया जाता रहा कि प्रश्न नहीं करना चाहिए, जो कहा जाए मान लेना चाहिए। लेकिन ये नए दौर की बात है, नए दौर का यथार्थ है, नए दौर का कवि है, इस बात को कह रहा है और बहुत सुंदर ढंग से, प्रभावी ढंग से कह रहा है। तो इसको भी देखना चाहिए। कश्मीर पर आ, 3 मार्मिक कविताएं हैं इस संग्रह में, वो भी पढ़ने लायक कविताएं हैं। उसको पढ़ा जाना चाहिए। कश्मीर की सुंदरता भी है, उसका वर्तमान भी है, और जो उम्मीद कवि को है वो भी उन तीनों कविताओं में दर्ज है। तो पढ़ने लायक कविताएं हैं वो। माँ और पिता पर डूब कर लिखा है इन्होंने, कई जगहों पर माँ और पिता के संदर्भ हैं और सीधे सीधे कविताएं हैं माँ और पिता पर। तो मैं देख रहा था जब वो लिखते हैं, माँ पर लिखते हैं, तो अपेक्षाकृत थोड़ी बड़ी ही कविता है, 2 पृष्ठों की हम्म। कविता है, सघन। कहते हैं कि खामोश दुआएं बनकर दुर्गम राहों पर बिछ जाने वाली 2 जोड़ी आंखें, माँ को इस तरह याद करते हैं। और भी है, अचानक मेरी आंखों से ओझल ओझल हो जाया करती हैं और मैं गुमसुम उदास उसकी तलाश में जुट जाता हूँ। ये तमाम प्रसंग हैं, लेकिन जो कहते हैं ये कि खामोश दुआएं बनकर दुर्गम राहों पर बिछ जाने वाली 2 जोड़ी आंखें, माँ तो यही होती है।
और पिता को याद करते हुए लिखते हैं, तुम्हारी गंध मेरी यादों में समा जाती है सांस सांस बनकर। पिता इसी तरह हमारे भीतर उपस्थित रहते हैं। कई बार जब वो नहीं रह जाते इस धराधाम पर, इस सृष्टि में, तब भी वो इसी रूप में हमारे भीतर उपस्थित होते हैं। उनकी चेतना हमारे भीतर उपस्थित रहती है। तो कवि इस बात को भी बहुत प्रभावी, बहुत सुंदर ढंग से, सलीके से कह पाया है अपनी कविता में। मुझे लगा कि इसे रेखांकित किया जाना चाहिए। यह कवि जिंदगी को, लोगों को प्यार करने वाला कवि है। इस संग्रह में कई कविताएं हैं जिनमें छंद का प्रयोग है, गीतात्मकता है, और बहुत सुंदर ढंग से अपनी बात उन कविताओं में की है परिमलेंदु जी ने। आज लहरों की जरा सी बुदबुदाहट सनसनी सी भर गई, जानकर भी बात मन की हाय, कल वो सोन पाखी उड़ गई। आज नन्ही सी फुहारों में नहाती छुई मुई सी एक जूही झड़ गई, गांव की पगडंडियों पर धान की चुनरी पसारे दूर सजनी की हंसी पसर गई। जाल मछुआरों ने फेंका गीत गाकर, और किसी की रेशमी चुन्नी से कुछ खुशबू चुराकर। महमहाती महमहाती रात की रानी जो यूं सिहर गई। आज फिर एक दिन शुरू होता नया, पर यह हवा कुछ खास मन में कर गई। तो इस तरह की गीतात्मक रचनाएं भी इस संग्रह में हैं, जहां कवि मन की कोमलता, विशुद्ध कोमलता प्रकट हुई है। यहाँ पर कोई खुरदुरा यथार्थ नहीं है। हम्म। मन, जीवन, समाज की जो कोमलता है, कवि के भीतर हमेशा एक मन तो ऐसा रहता ही है जो कोमल चीजों के साथ जुड़ा रहता है। मातृभाषा की याद में वो कविता लिखते हैं। एक ऐसे समय में जब भारत में अब मातृभाषाओं पर बात की जा रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी मातृभाषाओं की बात कर रही है, तब एक कवि का मातृभाषा की याद में कविता लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। अ, अच्छा लगा। कई कविताएं इस तरह की हैं। लौट जाना चांदनी का बहुत अच्छी कविता है। मैंने कहा ना, जो कोमल पक्ष है, जो हम्म। खुरदुरे यथार्थ से इतर जीवन का, यह भी एक पक्ष होता है। हमेशा खुरदुरे यथार्थ में ही मन नहीं रमता, तो ये भी रहता है। चांदनी के फैले आंचल में चांद कहीं छुप जाए तो, तेरे अधरों के कंपन से हर गुंजन बंध जाए तो, तेरे मन की मदिर सुरभि से भींगा भींगा सुरभित सुरभित मंद पवन रुक जाए तो, तेरे कोमल अहसासों से पुलकित पल पल इन सांसों में एक सावन लहराए तो, उर्वीणा की हर सिसकन में तेरे प्राणों की मोहकता परिमल बन ढल जाए तो। आ, परिमलेंदु हैं ये। तो हम्म। कविता में प्रयोग आता है। बहुत सुंदर रचनाएं हैं इस संग्रह में। यह एक पठनीय कविता संग्रह है, पढ़ा जाना चाहिए इसे। और मैं बधाई देता हूँ इस संग्रह के लिए परिमलेंदु जी को। उनकी यह जो किताब है, हम्म। जो बार बार हम लोग कहते हैं कि हिंदी को सिर्फ कविता कहानी की भाषा नहीं बनाना है, ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में उसे विकसित किया जाना चाहिए। और ज्ञान विज्ञान यह तभी बन पाएगी जब कविता कहानी से इतर किताबें इसमें आएंगी। समाज विज्ञान आएगा, चिकित्सा हम्म। विज्ञान आएगा, तकनीकी शिक्षा की किताबें आएंगी इसमें, और जो कॉमर्स है, वाणिज्य है, बैंकिंग है, उससे संबंधित किताबें हिंदी में आएंगी। तो एक बहुत परिश्रम से लिखी गई बृहद किताब है ये, काफी मोटी किताब है, बहुत महीन फॉन्ट में छपी हुई। लगभग लगभग ये 350 पृष्ठों की किताब है। यानी कि अगर ओ। आप, हम्म। हाँ, लगभग 350 पृष्ठों की किताब है ये, और भी हो सकती थी। तो इस किताब के लिए भी एक कवि मन, बहुत नीरस विषय होता है यह, लेकिन चूंकि लंबा जीवन उन्होंने राजभाषा और बैंकिंग में व्यतीत किया है, तो वित्तीय हम्म। समावेशन और उसमें हिंदी की भूमिका, यह किताब बताती है कि हिंदी
के साथ भी बैंकिंग के काम हो सकते हैं, तमाम काम हम्म। हो सकते हैं। सामान्यतः सुनने में आता है कि सब कुछ अंग्रेजी का इतना अभ्यास है लोगों को कि अब वो लोग करना नहीं चाहते, हिंदी में कोई काम, इस तरह से कोई चीज लाना नहीं चाहते। तो परिमलेंद्र जी की यह किताब भी उन लोगों को, जो लोग बैंकिंग में हिंदी कैसे काम हम्म। करती है या बैंकों में अभी काम कर रहे हैं, वहां हम्म। पर वे हिंदी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, किस ढंग से कर सकते हैं, इस दृष्टि से ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस किताब के लिए भी उन्हें बधाई का पात्र मानता हूं और अ, उन्हें बधाई देता भी हूं। तो आज की बातचीत इन दो किताबों पर रही और बधाई देते हैं हम लोग डॉक्टर कुमार परमलेंद्र सिन्हा जी को। बहुत धन्यवाद सर। चुप्पियों के बीच का अंतराल, चुप्पियों के बीच का अंतराल, डॉक्टर कुमार परिमलेंदु सिन्हा जी की वह पुस्तक जिस पर अभी अभी प्रोफेसर जितेंद्र जी बात कर रहे थे। जितेंद्र जी ने परिमलेंदु जी को कहा जिंदगी को प्यार करने वाला कवि है, और पठनीय कविता संग्रह के बीच के रूप में उन्होंने आज की इस पुस्तक को, किताब को रखा। आज भी मुट्ठियां लहराती हैं देवयानी कविता, सांवली धरती पर जिस तरह से हम आम जनता के साथ जोड़ती हुई इनकी कविताएं, जनता से जुड़ करके समाज यथार्थ बताने वाली कविताएं, फिर प्रश्न करती स्त्री, माँ और पिता पर केंद्रित कविताएं, और उन्हें सबूत चाहिए जैसी कविताएं, जिसका जिक्र डॉक्टर जितेंद्र जी कर रहे थे। सर ने जिस तरह से किताब किताब के पृष्ठ संख्या के साथ में ये भी बताया कि हिंदी के साथ न सिर्फ बैंकिंग में, साहित्य में आज भी वो संभावनाएं हैं जो कि कविताएं, कहानियां, समीक्षाएं बैंकिंग आर्थिक विषयों पर परिमलिंदी जी को विशेष बनाती हैं। सर, आपने इस चर्चा के लिए अपना अपनी दृष्टि डाली और इस चर्चा को आपने सार्थक बनाया। इस हेतु द न्यू भारत की ओर से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि किताब दिखाई बहुत देती है, क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ने के पीछे का तात्पर्य क्या हो, इसे इस कार्यक्रम को सुनने के बाद महसूस किया जा सकता है कि एक किताब अपने आप में कितने संसार को समेट करके रखती है। और ऊपर से जब उसे जितेंद्र जी हर शनिवार को बताते हैं तो वह पुनराविष्कार की ओर आगे बढ़ जाती है। तो ऐसी किताबें जो न सिर्फ चर्चाओं तक सीमित है, बल्कि वो पठन तक पहुंचनी चाहिए, पाठकों के हाथों में पहुंचनी चाहिए और बदलाव होना चाहिए। तो यकीनन यह कार्यक्रम उसी धारा पर केंद्रित है कि हम लोगों में पढ़ने की नई चेतना का संचार कर सकें। और वैचारिक संपदा को प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय जितेंद्र जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, जो हमारे साथ अभी जुड़े और जो बाद में जुड़ेंगे, उनका शुक्रिया करता हूं कि वे पढ़ते रहें, जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया सर। कार्यक्रम को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।